जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में मैंने क्या देखा, आगे क्या क्या होगा, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। जंतर मंतर पर मिलने वाले बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जो वीडियो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, साथी हैं, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं, वो कमेंट करते हैं और कमेंट करके पूछते हैं कि आप तो जा रहे हैं, लगातार वहां पर देख रहे हैं, तो क्या होगा। मैं इस वीडियो के अंदर 6/6/26 से लेकर के 26/6/26, फिर से सुनिए, 6/6/26 यानी जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का, और आज 26/6/26 आज की तारीख है। इन दिनों में क्या कुछ हुआ है, और अब जब प्रोटेस्ट लगातार वहां पर चल रहा है, आज 7वां दिन है, तो क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है, और ये किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसमें किसकी नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, इन सारी चीजों पर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस वहां पर हुआ, जो कुछ मुझे लगा, वो मैं आपके साथ में शेयर करूं। हम लोग लगातार वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से जो कुछ वहां पर हुआ उसको आपके सामने बताने की कोशिश की है। पहली बात यहां पर ये मैं साफ कर दूं, जो दर्शक हमारे रेगुलर हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं कोई काट छाट नहीं करता हूं। कोई अगर गलत बात बोलता है तो मैं उसके आगे से माइक हटा लेता हूं, बाकी जो कुछ है वो वहां पर दिखाता हूं। और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि आप अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आपका वो समय खराब ना हो, आपको वीडियो खत्म करते करते ऐसा ना लगे कि भाई आपका समय खराब कर दिया गया। क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट अगर आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पूंजी वो आप मुझे दे रहे हैं। और अगर मैं आपका 20 मिनट 25 मिनट बाद में आपको ये एहसास हो कि नहीं कुछ मिला ही नहीं खबर के अंदर, तो वो जो है नुकसान मैं ना आपका करवाना चाहता हूं, ना मैं अपना खुद करना चाहता हूं। जो विश्वास है आपका मेरे प्रति वो बना रहे। तो सबसे पहले तो 6/6/26 यानी जो पहला जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त में ये कयासबाजी चल रही थी कि शायद परमिशन नहीं मिलेगी, और उसके बाद में परमिशन भी हो गई, प्रोटेस्ट भी हो गया, और 3:30 बजे के आसपास प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया। और एक तरीके से इन लोगों की आलोचना भी की गई कि भाई आप कैसे आदमी हैं, आप तो 2 घंटे पहले ही भाग गए। आलोचना भी हुई। उसके बाद में ये अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए, प्रोग्राम हुए, कहीं पर ठीक भीड़ आई, कहीं पर कम भीड़ आई। इसके बाद में 20 तारीख को फिर से कॉल दी गई कि भैया प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन इस बार चुनौती ये थी कि 20 तारीख को प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, और 21 तारीख को पेपर था नीट का एग्जाम था, री एग्जाम। और फिर ये बात कही जा रही थी कि भीड़ नहीं आएगी। भीड़ अपने आप में इस प्रोटेस्ट का शुरुआत से लेकर के और अभी तक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भैया 22 मिलियन वाले तमगे के साथ में आप बैठे हुए हैं, तो 22 मिलियन जहां पर जुड़ता है, सुनते हैं लोग, 2 करोड़ लोग जहां पर सुनते हैं, और वहां पर अगर 2000 आदमी अगर नहीं आते हैं तो सवाल तो आप पर उठेंगे। तो ये तो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। फिर उसके बाद में 20 तारीख को भी लोग आ गए, 20 तारीख को भी प्रोटेस्ट होता रहा, कम आए ज़्यादा आए, वो अपने आप में जो तस्वीरें सबके सामने रही हैं। ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन ठीक ठाक तरीके से जो लोग आ सकते थे उतने लोग आए। फिर ये हुआ कि 3 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, अब बस खत्म, अब खत्म, अब खत्म। और उसके बाद में 5 बजते बजते पुलिस वहाँ पर दिखाई देने लगी, और उसके बाद में जो अनाउंसमेंट वगैरह हुआ वो सब आपने सुना है, हमने दिखाया है। फिर उसके बाद में पहली रात कट गई। फिर लगा कि शायद पेपर चल रहा है, और पेपर होने के बाद में इनको हटा दिया जाएगा, पेपर होने तक सरकार इन पर लाठीचार्ज नहीं करेगी। लेकिन पेपर भी खत्म हो गया, फिर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। और अब यही प्रोसीजर होते होते अब कहानी 7वें दिन तक आ गई है। और जैसे तैसे इस बीच में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है, स्किप कर देते हैं इस चीज को। लेकिन अब सवाल ये कि साहब आगे क्या होगा। तो मैं आपको 2 चीज बताता हूं, और इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा
इसमें मुझे लगता है जो एक तस्वीर है वो है कैप्टन की। अब कैप्टन कौन है, कप्तान कौन है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी एक जो तस्वीर है वो है मैन ऑफ द मैच की। मैन ऑफ द मैच कौन है, उस तस्वीर पर आगे बात करेंगे और उस पर मुझे क्यों लगता है ऐसा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो एक सबसे बड़ी चीज है वो है रेजिग्नेशन की, यानी इस्तीफे की। रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, और हो गया तो क्या होगा। और अगर मान लीजिए बदल दिया गया कि इस्तीफा नहीं दिया गया बल्कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया, तब क्या होगा। अभी जंतर मंतर की स्थिति यह है कि अगर आप जाकर के देखेंगे, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपने दर्शकों के साथ में बात करता हूं, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है और ना कोई आदमी मुझसे कुछ बुलवा सकता है। अगर आप जाकर के देखेंगे जंतर मंतर पर, तो बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे। सुबह अगर आप गए तो बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे। आप दोपहर में जाएंगे तब आपको लोग कम दिखाई देंगे। 3 बजे के आसपास वहां पर क्राउड जो है वो बनने लगती है और उसके बाद में 5-6 बजे 7-8 बजे के आसपास जो है वो क्राउड अपनी चरम पर होती है। और उसके बाद में कुछ लोग वहां पर स्टे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जज्बाती हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी वगैरह वहां पर शिफ्ट खत्म करके फिर आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार आते हैं। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं कि भाई क्या है आखिरकार, ये मसला माजरा है क्या, इसको देखने के लिए आते हैं। और जो कुछ है वहां पर वो मैंने तस्वीरों के जरिए आपसे दिखाया भी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपको क्या मिल गया है, आप रात को 11 बजे जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उन लोगों को पता नहीं है मेरी जो स्टाइल है काम करने की, मेरी जो पत्रकारिता है, मेरा जो काम करने का तौर तरीका है, मेरा जो अपने आप को किसी काम के प्रति झोंकने का जो तरीका है, वो ऐसा ही है। जब शाहीन बाग का मूवमेंट चलता था तो शाहीन बाग भी मैं ऐसे ही कवर करता था और रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक वहां पर भी रिपोर्टिंग मैंने की है। तो शाहीन बाग वालों ने क्या दिया था, उन लोगों से पूछ लीजिए। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो 13 महीने, और इस दौरान क्या कुछ हुआ मेरे साथ में वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वहां पर भी मैंने रात रात भर तक रिपोर्टिंग की है और लगातार रिपोर्टिंग की है। तो किसान आंदोलन से क्या मिला था वो भी आप देख लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा थी, तब एक बड़ा ही जो है वो मुझे लगा कि एक मूवमेंट है और उसमें बहुत कम लोगों ने कवरेज उसको दी, तो वो उस वक्त का मूवमेंट भी मैंने, वो जो यात्रा थी वो भी मैंने दिखाई और कमोबेश कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा दिखाई। चलिए, तो अब जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस प्रोटेस्ट में भी जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं दिखा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ और उसके साथ साथ और बाकी खबरें मैं दिखा सकता हूँ, जो एक बैलेंस बना करके मैं चल सकता हूँ, तो उतना मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। अब आते हैं कैप्टन और वॉइस कैप्टन के ऊपर, माफ़ कीजिए, मैन ऑफ द मैच के ऊपर। वॉइस कैप्टन होता नहीं है। देश के संविधान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की ही पोस्ट है, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री की पोस्ट नहीं है। वो तो ठीक है, बन जाता है, बना दिया जाता है, लेकिन वो मंत्री का ही दर्जा होता है उनको। तो वाइस कैप्टन के लिए कोई जगह नहीं है और वाइस कैप्टन ना कोई है। कैप्टन और मैन ऑफ द मैच दो लोग हैं। अब कैप्टन तो देखिए वो है जो टीम बनाए, वो आदमी कैप्टन, और मैन ऑफ द मैच वो है जो आदमी परफॉर्म करे, वो आदमी जो जिता करके ले जाए, वही आदमी मैन ऑफ द मैच है, वही आदमी कैप्टन है। तो आप समझ गए कैप्टन और मैन ऑफ द मैच का मतलब। तो टीम बनाई ये अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके जो है वो सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के कैप्टन है, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। और अभिजीत दीपके के पीछे ही जो है फिर ये जैसे 22 मिलियन लोगों का उनकी पार्टी और वो जो मूवमेंट था, जो एक उस वक्त का माहौल था, वो उन्होंने कैश किया और उसके बाद में पूरा एक माहौल खड़ा हो गया। लेकिन इसका मैन ऑफ द मैच क्या अभिजीत दीपके ही होंगे या कोई और है? मुझे लगता है कोई और है। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि अभिजीत दीपके वो मैन ऑफ द मैच भी बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अभिजीत दीपके वो मैन ऑफ द मैच बनेंगे। वो कैप्टन है, कैप्टन रहेंगे क्योंकि वो क्रिएटर हैं, उन्होंने बनाया है। लेकिन मैन ऑफ द मैच, अगर ये प्रोटेस्ट
4-5 दिन और आगे बढ़ता है तब आपको एक तस्वीर दिखाई देने लगेगी। और फिर उसके बाद में अगर चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ी तो शायद फिर मैन ऑफ द मैच वो शख्स हो, और वो मुझे लगता है सोनम वांगचुक होगी। सोनम वांगचुक, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उनको बरसों से लोग जानते हैं। अभिजीत दीपके, उनके बारे में लोगों की जो पहचान है वो बहुत छोटी है, फिर उसमें भी एक खांचा आ जाता है कि आम आदमी पार्टी में आप रहे तो वहाँ पर भी लोग उनसे पीछे हटते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक बड़ा फेस है, लगातार काम किया। हालांकि सोनम वांगचुक के लिए भी कहा जा सकता है कि वो 370 का समर्थन करने वाले व्यक्ति रहे, सरकार को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी जो एक अपनी पहचान है, उनकी अपनी काबिलियत है, जिसके बलबूते पर उनको जो है वो देश और दुनिया मानती है, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए जा रहे हैं। तो हंगर स्ट्राइक पर वो बैठेंगे सोनम वांगचुक, तो क्या तस्वीर फिर वहां पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोनम वांगचुक अगर वहां पर बैठते हैं और सोनम वांगचुक के साथ में अगर क्राउड आती है तो सरकार पर फिर कितना असर पड़ेगा, देखने वाली बात है। सोनम वांगचुक के ऊपर लाठी चलाने में भी जोर पड़ेगा। अब जो एक बात कई बार कही जाती है, और मैंने अभिजीत दीपके का इंटरव्यू किया, उसमें मैंने डायरेक्ट पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप लोग इस मामले के अंदर हवा भर करके और बीजेपी के लिए एक बहुत सॉफ्ट विपक्ष खड़ा कर रहे हैं जिस पर बीजेपी आराम से कूद सकती है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। यानी आप जो है कोई बंद मुट्ठी की तरीके से नहीं है, बल्कि हवा के झोंके की तरीके से है कि आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई ज्यादा असर जो है वो आपकी वजह से नहीं होगा। अब देखिए, हर चीज उसका जवाब एक दिन में नहीं दिया जा सकता। क्या ये आरोप सही है, क्या ये आरोप पूरी तरह से गलत है, इसका जवाब आज की तारीख में ना मैं दे सकता हूं, ना मुझे लगता कि कोई भी और व्यक्ति दे सकता है। और खास तौर पर राजनीति के अंदर, राजनीति में कौन आदमी आता है, किसके लिए लाया जाता है और किसके लिए फिर आगे जाकर के वो नुकसानदेह साबित हो जाता है, राजनीति बड़ी ही अलग चीज है। अब एकनाथ शिंदे को देखिए आप, एकनाथ शिंदे को कभी ठाकरे परिवार ने इज्जत बख्शी, कभी कहा जाता है कि वो ऑटो ड्राइवर का काम करते थे और वहां से जो है वो एकनाथ शिंदे आए, वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, शिवसेना को मजबूत कर रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे के बारे में किसको कहा जा सकता था कि भाई शिंदे जो है वो एक दिन ठाकरे परिवार को निपटा देंगे, शिवसेना उनकी होगी और उद्धव ठाकरे वो ना 3 में होंगे ना 13 में होंगे। यानी अब उनके जो सांसद है वो भी तोड़ लिए गए। तो राजनीति में आप देखिए इसी तरीके से बंगाल में हुआ। बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के कभी बहुत करीबी थे, ममता बनर्जी अपनी ताकत उनको मान रही थी, लेकिन वो ममता बनर्जी को ही निपटा करके निकल जाएंगे, किसको पता था। तो राजनीति में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कही जाती हैं लेकिन वो जमीन पर उतरती नहीं है। अब अभिजीत दीपके को लेकर के एक बड़ी धारणा है कि भाई आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है और इसलिए लॉन्च किया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन जीत सके। पंजाब में बीजेपी जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, पंजाब में जिस तरीके से सांसद तोड़ करके लेकर के गई है बीजेपी आम आदमी पार्टी से, तो बीजेपी वहां पर कोई फेस ना बन पाए, बीजेपी के खिलाफ एक माहौल खड़ा रहे और अभिजीत दीपके वो माहौल बनाते रहे और उसके बाद में ये तैयार हो जाए और उसके बाद जब 8 महीने बाद जब चुनाव होगा तो वहां पर जो है वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। हो सकता है ये हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की तारीख में फुल स्टॉप लगाना या आज की तारीख में 100% श्योरिटी के साथ में कुछ कहना संभव नहीं है और ये जोखिम मैं भी नहीं लेना चाहता हूं। अब दूसरा जो आरोप लगता है, वो दूसरा आरोप ये लगता है कि सरकार ही चाहती है कि भाई बैठे रहे, और इसमें एक जो और बड़ी धारणा है जो मैं लगातार इस पार्टी को लेकर के पत्रकारों के बीच में, लोगों के बीच में जो सुन रहा हूं, वो ये है कि बीजेपी अभिजीत दीपके को खड़ा करना चाहती है और अभिजीत दीपके को यहां से कैप्टन बना करके मैदान में उतारा जाएगा। जेनजी का नया नेता अभिजीत दीपके को बनाया जा रहा है
और वो ऐसे कि अभिजीत दीपके वो सेलिब्रेट करके यहां से जाएंगे। और कैसे सेलिब्रेशन होगा? सेलिब्रेशन ऐसे होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दिया जाएगा। अभी कैबिनेट रीसफल होना है, यानी मंत्रालय का जो है विस्तार होना है। मोदी जी अपने मंत्रालय का विस्तार करेंगे और उसमें कुछ मंत्रियों के इधर उधर तबादले कर दिए जाते हैं, कुछ को बाहर कर दिया जाता है, कुछ को बाहर वालों को अंदर ले लिया जाता है। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देकर के घर बैठा दिया जाए, इस बात की तो संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई देती है कि उनको शिक्षा मंत्री से किसी और मंत्रालय में भेज दिया जाए और किसी और को जो है वो शिक्षा मंत्री की बागडोर सौंप दी जाए। और चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, इस बात को लेकर के चर्चा है। और धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा कोई मंत्रालय दे दिया जाए। अब वो कौन सा होगा, कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाएगा जिसमें वो कम चर्चा में रहें, थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर हो जाएं। और अभिजीत दीपके इसको सेलिब्रेट करते हुए मैदान में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि देखो हमने एक विकेट गिरा दिया है, मोदी का विकेट भी हम ही गिराएंगे। और वो जेनजी का अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें। और इससे नुकसान किसका होगा? यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का यह होगा कि 29 आते आते अभिजीत दीपके वो अपनी एक पार्टी बना दें और पार्टी बना करके वो एक जनजी के नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर दें। और जो वोट बीजेपी को तो मिलना ही नहीं था, जो वोट राहुल गांधी की तरफ जा सकता था, वो वोट अभिजीत दीपके को मिल जाए और राहुल गांधी, उनके पास में जो अपना वोट है वो अपना वोट रहेगा, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा वोट उनको आना है या आ सकता है, वो वोट राहुल गांधी को ना जाकर के अभिजीत दीपके की तरफ चला जाए। और जब अभिजीत दीपके की तरफ जनजी का वोट चला जाएगा तो बीजेपी के पास बीजेपी का वोट है, कांग्रेस के पास कांग्रेस का वोट है, और जो नया वोट जो बीजेपी से छिटक करके या बीजेपी को जाने वाला वोट वो कांग्रेस को जाता, कांग्रेस 99 से 140 160 की तरफ आगे बढ़ती, वो कांग्रेस हो सकता है कि 99 से 70-80 पर आ जाए, 15-20 सीट का और नुकसान हो जाए। ये भी एक धारणा चल रही है, ये भी एक जो है वो लोगों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, या जो रणनीतिकार हैं जिनसे हम ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा बात कर रहे हैं, उनके बीच में भी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन किसका आदमी है कौन किसका नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वो वक्त आने पर तय होती हैं और वक्त ही जो है वो बहुत सारे सवालों के ऊपर जो है वो जवाब देता है। अब अन्ना हजारे को लेकर के आज लोग मानते हैं कि नहीं भाई वो तो प्योर तौर पर जो है वो बीजेपी के आदमी थे। हालांकि आजकल वो कह रहे हैं कि मैं फिर से मैदान में आ रहा हूँ, आरटीआई के अंदर जो बदलाव किया गया है बीजेपी की महाराष्ट्र की सरकार उसको ठीक करे। ये बीच बीच में वो बयान कुछ देते रहते हैं ताकि किसी तरीके से, और शायद उनसे दिलवाए जाते हैं कि उनके ऊपर जो ठप्पा है वो ना रहे और लोग उनको एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर देखें। लेकिन एक न्यूट्रल आदमी भी मान रहा है कि भाई ये आदमी कोई आदमी नहीं है, वो तो किस तरीके से एजेंडे वाले आदमी थे, क्योंकि कभी वो बोले नहीं, 12-13 सालों में कभी वापसी आए नहीं, किसी मामले को लेकर के दिखा नहीं कि सरकार की नाक में नकेल डाल दी हो, और उस वक्त में कैसे नकेल डाली थी सबने देखा था। तो बहरहाल जो कुछ जंतर मंतर पर मुझे दिखाई दे रहा है उसका निचोड़ मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रात को हम लोग रिपोर्ट दिखा रहे थे, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि हम लोग उससे ब्रेक लें, क्योंकि अब रूटीन वहां पर एक तरीके से चल रहा है, कुछ नया कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ अलग होगा कुछ नया होगा, जरूर रिपोर्ट करेंगे, किसी से नहीं वो पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जब तक एक रूटीन है तो शायद एक ब्रेक जो है वो मुझे लगता है, क्योंकि अब वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ नया सवाल कुछ नई चीज़ वहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं है। हालांकि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ रोज़ हो रही हैं, आज गुरनाम चढ़ूनी वो गए, लेकिन जब कुछ नया होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। बाकी जो कुछ मैंने अभी बताया है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।